लोकयुक्ता ये एक स्टेट लेवल बॉडी है या स्टेट लेवल फंक्शनरी है जो कि क्वासी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करता है। तो लोकयुक्ता एक ऐसा डिवाइस है जो डील करता है विद रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। अगर आम लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन को लेके कोई शिकायत है तो उस तरीके के जो केसेस हैं वो लोकयुक्ता के पास जा सकते हैं। लोकयुक्ता बेसिकली ओम्बुड्समैन है एक तरीके का। ओम्बुड्समैन सिस्टम एक इंस्टीट्यूशन था जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ओरिजिनेट हुआ। तो इंडिया में ओम्बुड्समैन को ही हम लोकपाल या लोकयुक्ता कह रहे हैं। तो ओम्बुड्समैन सिस्टम था क्या? इसमें हरासमेंट, माल प्रैक्टिस, माल एडमिनिस्ट्रेशन या करप्शन रिलेटेड जो भी केसेस हैं, ग्रीवेंसेस हैं आम नागरिकों की, वो ओम्बुड्समैन के पास लेके जा सकते थे और ओम्बुड्समैन उसकी इंक्वायरी करता था। 2013 में इंडिया में एक्ट पास हुआ, द लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट। उसने ये पक्का कर दिया कि ये एस्टेब्लिश होंगे ऑफिसेस स्टेट लेवल पे और यूनियन लेवल पे। तो यूनियन लेवल पे लोकपाल होगा और स्टेट्स में लोकयुक्ता, हर स्टेट में लोकयुक्ता होगा जो कि इंक्वायर करेगा इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन। तो करप्शन रिलेटेड चार्जेस अगेंस्ट सर्टन पब्लिक फंक्शनरीज जो भी एक्ट में डिफाइन किए गए होंगे कि वो वाले पब्लिक फंक्शनरीज जो हैं उनके खिलाफ केसेस होंगे करप्शन के, वो लोकयुक्ता के पास जा सकते हैं या लोकपाल के पास जा सकते हैं। अभी इस तरीके के ऑफिस की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि लोगों की ग्रीवेंसेस होती हैं अगेंस्ट ब्यूरोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। इसको हमें डील करना है। इसके लिए इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट होगी तो ही वो इम्पार्शियल वे से काम कर पाएगी। अगर आपकी ग्रीवेंस है अगेंस्ट कोई ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और उस डिपार्टमेंट का हेड ही आपकी ग्रीवेंस को देख रहा है, तो ब्यूरोक्रेसी ही बैठी है ब्यूरोक्रेसी के केस को लेके, तो अपने केस में कैसे आप जज बन सकते हैं? इसके लिए नॉन ऑफिशियल बंदा चाहिए, ऑफिशियल्स ना हो। और जो कमिटीज होती हैं लेजिस्लेचर की या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं जैसे सीबीआई वगैरह, वो भी गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में काम करती हैं क्योंकि गवर्नमेंट की डोमिनेंस होती है। इसलिए वो भी इम्पार्शियल तरीके से काम नहीं कर सकते। इसलिए चाहिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी। और दूसरा कारण है रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। इसके लिए कोई बॉडी तो चाहिए जो रिड्रेस करे ग्रीवेंसेस, और ये बॉडी हो चीप और क्विक मेथड ऑफ जस्टिस प्रोवाइड करे। मतलब इम्पार्शियलिटी एक क्राइटेरिया है, पर जो भी आपकी ग्रीवेंस है वो चीप तरीके से, सस्ते तरीके से और जल्दी निपटनी चाहिए। उसके लिए हमें एक बॉडी चाहिए, इसलिए इस बॉडी की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर आप कोर्ट्स में जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत डिले होगा, कोर्ट फीस लगेगी, वकील का खर्चा होगा, एक्सपेंसिव पड़ेगा बहुत ज्यादा। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए तीन तरीके के इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड ओवर काम करते हैं। उसमें से अम्बुड्समैन सिस्टम एक है अम्बुड्समैन सिस्टम, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, तीसरा है प्रोक्यूरेटर सिस्टम। अम्बुड्समैन सिस्टम इस तरीके का अर्लीस्ट इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसीज में जो कि सिटीजन की ग्रीवेंसेस को देखता है। ये एक स्कैंडिनेवियन इंस्टीट्यूशन है क्योंकि जो ये इंस्टीट्यूशन है ये पहले स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ओरिजिनेट हुआ और बहुत लंबे समय तक वहां ही ये इंस्टीट्यूशन था। 1809 में एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है स्वीडन, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और ये एक ऐसा ऑफिसर था जिसे लेजिस्लेचर अपॉइंट करता था और कंप्लेंट्स इसके पास जाती थी अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल बॉडीज। तो लेजिस्लेचर को ये रिस्पॉन्सिबल था और एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल एक्शन को लेके केसेस इसके पास आ सकते थे। आउटसाइड द स्कैंडिनेविया, न्यूजीलैंड जो कि एक कॉमनवेल्थ कंट्री थी, वहां पे ओम्बुड्समैन तरीके का ही एक ऑफिसर नियुक्त किया गया जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री कमिश्नर। तो जिस बंदे को हम ओम्बुड्समैन कहते हैं स्वीडन में, वही बंदे को हम पार्लियामेंट्री कमिश्नर या उस तरीके के ऑफिस को पार्लियामेंट्री कमिश्नर कहते हैं न्यूजीलैंड में। और 1962 में वहां पे ये बॉडी बनी। और उसी बंदे को हम या उसी बॉडी को हम लोकपाल और लोकयुक्ता कहते हैं इंडिया में। डोनाल्ड सी रोबर्ट ये ओम्बुड्समैन को लेके काफी बड़े स्कॉलर हैं। इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी या एक कमेंट पास किया था ऑन द ओम्बुड्समैन। इन्होंने कहा था इट इज बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगेंस्ट द टायरनी ऑफ ऑफिशियलडम। तो जो ऑफिसर्स की टायरनी है क्योंकि वो ज्यादा अकाउंटेबल नहीं होते, मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे छुप जाते हैं,
उनकी टायरनी को डील करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स जो दूसरे तरीके के इंस्टीट्यूशन है, ये फ्रेंच ओरिजिन के हैं और फ्रांस, बेल्जियम इस तरीके के देशों में काम कर रहे हैं। प्रोकुरेटर सिस्टम सोशलिस्ट कंट्रीज में होता है, जैसे रशिया और चाइना। इंडिया की बात करते हैं, अब लोकयुक्ता पे आते हैं। क्योंकि हम वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपना चुके थे 1947 में, तो हमने देखा कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज जैसे यूके, न्यूजीलैंड, वहां पे क्या सिस्टम है। तो क्योंकि वहां पे ombudsman सिस्टम है, हम सोशलिस्ट कंट्री तो है नहीं, इसलिए प्रोकुरेटर सिस्टम को नहीं अपनाया, या हमारी फ्रेंच लेगेसी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स को हमने नहीं अपनाया। तो इस तरीके का हमने सिस्टम सोचा कि इंडिया में होना चाहिए। ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है और इसके पास सिविल कोर्ट्स की पावर होती है। जैसे सिविल कोर्ट होती है, उसके पास समन करने की पावर है, एविडेंस लेने की पावर होती है। लोकयुक्ता का बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन वन, ये 1960s में एस्टेब्लिश हुआ था। और इसने जब रिकमेंडेशन दी तो कहा कि एक लोकपाल और एक लोकयुक्ता की बॉडी होनी चाहिए हर स्टेट में और यूनियन लेवल पे भी। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है। इसने कहा था कि लोकपाल डील करेगा विद ग्रीवेंसेस अगेंस्ट मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरीज, और लोकयुक्ता बाकी हायर ऑफिशियल्स के अगेंस्ट अगर कंप्लेंट है उसको डील करेगा। मतलब मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज को नहीं डील करेगा। और दोनों ही जो ऑफिस हैं, ये स्टेट लेवल पे भी होंगे और सेंट्रल लेवल पे भी। पर जो 2013 में एक्ट पास हुआ, द लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट, उसमें लोकपाल सेंट्रल लेवल पे है और लोकयुक्ता स्टेट लेवल पे। तो यहाँ पे डिफरेंस है। इस टर्मिनोलॉजी के डिफरेंस की वजह से पंजाब में आज भी लोकपाल काम कर रहा है। तो एक ऑफिशियल बॉडी है जिसको हम लोकपाल कहते हैं, ऑफिसर है उसको हम लोकपाल कहते हैं पंजाब में, लोकयुक्ता नहीं है। जबकि 2013 में ये एक्ट पास हुआ था, 22 में आ गए हैं हम, 9 साल बाद भी लोकपाल टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है पंजाब में। और इस एक्ट में स्टेट्स को फ्रीडम दिया गया कि वो अपना स्ट्रक्चर, फंक्शंस, पावर्स डिसाइड कर लें कि उनके लोकयुक्ता की क्या होंगी। तो उसमें कोई यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं दिया गया। 2013 जो एक्ट पास हुआ है, स्टेट्स के लिए कोई भी यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है और वेरिएशंस रहेंगे इसकी वजह से। अभी बैकग्राउंड में हम आ जाते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। 2013 में तो ये एक्ट पास हुआ तो पहली बार लोकपाल आया हमारे पास। लेकिन लोकयुक्ता का ऑफिस काफी पुराना है। स्टेट लेवल पे ओम्बुड्समैन जो बॉडी है, वो बहुत पहले से काम कर रही है। जैसे 1971 में महाराष्ट्र में ये बॉडी एस्टेब्लिश हुई सबसे पहले। और उसके कुछ वेरिएशंस हैं, स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहे हैं। जैसे कई स्टेट्स में लोकयुक्ता होता है और उपलोकयुक्ता भी होता है, लेकिन कई स्टेट्स में सिर्फ लोकयुक्ता होता है और उपलोकयुक्ता नहीं होता। टेन्योर डिफरेंट है। कई स्टेट्स में 4 इयर्स का टेन्योर होता है इनका, कई में 5 का, कई में 6 का। तो वेरिएशंस है डिफरेंट स्टेट्स में, कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अपॉइंटमेंट की बात करें तो ज्यादातर गवर्नर अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। काफी न्यूट्रल बॉडी होती है। पर कई स्टेट्स में जैसे आंध्र प्रदेश और पंजाब है, उनमें लीडर ऑफ अपोजिशन को कंसल्ट ही नहीं किया जाता, जो कि एक काफी बड़ा ड्रॉबैक है। उसके बाद हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो कई स्टेट्स में जुडिशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द ऑफिस ऑफ लोकयुक्ता, कई स्टेट्स में नहीं होती। चीफ मिनिस्टर की इंक्लूजन पे कंट्रोवर्सी रहती है। कई स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर इंक्लूडेड होते हैं, जैसे पंजाब में है। कई स्टेट्स में लोकयुक्ता के जुरिस्डिक्शन के आउटसाइड होते हैं। पर ज्यादातर स्टेट्स में मिनिस्टर्स, हायर सिविल सर्वेंट्स और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, चाहे वो एमएलसी है, चाहे वो एमएलएज हैं और लोकल अथॉरिटीज, ये जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं। सो मोटो पावर्स का भी वेरिएशन है। कई स्टेट्स में सो मोटो केसेस लिए जा सकते हैं। बहुत सारी स्टेट्स में सुओ मोटो पावर्स लोकयुक्ता के पास नहीं है। इसका मतलब अगर कोई फॉर्मर कंप्लेंट करेगा, किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन लगेगा, तभी लोकयुक्ता इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अपने आप से लोकयुक्ता कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। ये चीज हर लोकयुक्ता के लिए सिमिलर है कि जो भी एनुअल रिपोर्ट होगी वो गवर्नर के पास जाती है। बाद में ये रिपोर्ट स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाती है, वहां पे डिस्कशंस होती हैं। तो इसीलिए ही इस रिपोर्ट का वजन भी है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर इसको डिटेल में डिस्कस करता है। लोकयुक्ता इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट लेजिस्लेचर। ये ombudsman सिस्टम का
एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है और वो हम फॉलो भी कर रहे हैं, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट अल्टीमेटली स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाती है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो भी इंक्वायरी कंडक्ट करती हैं वो स्टेट लेवल की होती हैं, स्टेट के अंडर काम करती हैं। लोक आयुक्ता के पास अपनी कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं होती। ये भी सिमिलर है सभी स्टेट्स के लिए। और इनके पास पावर है एक, कि ये रेलिवेंट फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं इंक्वायरी के लिए किसी भी डिपार्टमेंट से, तो ये पावर भी सेम है अक्रॉस द स्टेट। उसके बाद इनकी रिकमेंडेशंस एडवाइजरी होती हैं, नॉन बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। इनके पास है पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट लाइक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये किसी को भी समन कर सकते हैं एविडेंस कलेक्शन की जो भी मैटर्स हैं, या ओथ लेना, एविडेंस लेना ओथ पे, तो वो सारी चीजें ये कर सकते हैं, ये इनके पास पावर है। अभी पंजाब के एग्जाम्पल से हम वेरिएशंस देखेंगे अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, और फंक्शनिंग जानेंगे कि लोकयुक्ता असल में काम कैसे करता है। तो द पंजाब लोकपाल एक्ट हुआ, जो कि बहुत पहले पास हो गया था 2013 एक्ट से, क्योंकि लोकयुक्ता का इंस्टीट्यूशन हमने देखा कि 1971 महाराष्ट्र से चल ही रहा है, कि वहां तो इतना पहले आ गया था। 2013 में ये अमेंडमेंट गई थी इस एक्ट में। उसके बाद ये टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि लोकपाल क्यों कह रहे हैं। जो फर्स्ट एआरसी थी 1960s में, उसने वर्ड यूज किया था लोकपाल, कि एक लोकपाल और एक लोकयुक्ता स्टेट में होगा और यूनियन लेवल पे भी होगा। लेकिन सेकेंड एआरसी ने राष्ट्रीय लोकयुक्ता और लोकयुक्ता एट द स्टेट लेवल इसकी बात की, तो यहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, 2013 एक्ट में भी लोकयुक्ता कहा गया। अभी क्योंकि हमारा एक्ट 96 में आया है, इसलिए लोकपाल टर्मिनोलॉजी यूज की गई। और 2022 में भी लोकपाल वर्ड यूज कर रहे हैं हम पंजाब में, जो भी ऑफिशियल हैं। तो हमारे पंजाब में इस वक्त लोकपाल काम कर रहे हैं। इस एक्ट को समझने के लिए चार हमें डेफिनेशंस को समझना होगा। पहली है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जिसका मतलब है गवर्नर। सेकंड है करप्शन, करप्शन डिफाइंड किया गया है दो डॉक्यूमेंट्स के संदर्भ में, पहला है इंडियन पिनल कोड 1860 और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। फिर इसकी ज्यूरिसडिक्शन, पब्लिक मैन क्या है, पब्लिक मैन कौन कौन है। तो सीएम इंक्लूडेड है पंजाब में, कई स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर इंक्लूडेड नहीं होते, मिनिस्टर्स आ जाते हैं, एमएलए आ जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, कोई बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड है स्टेट या सेंट्रल द्वारा या अदरवाइज, कोई चेयरमैन है गवर्नमेंट कंपनी के, कोई मेंबर है ऑफ एनी नॉन स्टेचुटरी कमेटी नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा लोकल बॉडीज में जिला परिषद के वाइस चेयरमैन, चेयरमैन ऑफिशियल्स, फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर, डिप्टी मेयर ऑफिशियल्स, नगर पंचायत या म्युनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या और ऑफिशियल्स। तो लोकल बॉडीज भी ज्यूरिसडिक्शन में है। लोकल अथॉरिटीज जो है इसके ज्यूरिसडिक्शन में ज्यादातर स्टेट्स में रहती हैं। उसके बाद मिसकंडक्ट क्या है, कि इंक्वायरी किस एलिगेशन पे हो सकती है। पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कुछ करना, इम्प्रॉपर या करप्ट मोटिव्स के लिए कुछ करना, अब्यूज करना अपनी पावर को और किसी को हार्म करना, अनड्यू गेन या फेवर फैमिली मेंबर्स के लिए, या इनके डिस्प्रपोर्शनेट असेट्स हो सकते हैं अपने या फैमिली मेंबर्स के, करप्शन में इन्वॉल्व है, ब्राइबरी में इन्वॉल्व है, तो मिसकंडक्ट माना जाएगा। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट गवर्नर ही करता है ज्यादातर स्टेट्स में, और इसके लिए कंसल्ट किसे किया जाता है, एडवाइस ऑफ द सीएम। और सीएम आगे क्या कंसल्ट करेगा, स्पीकर ऑफ असेंबली को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो ये दो बंदों में ईदर है, कि या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर सिटिंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या चीफ जस्टिस ऑफ अ पर्टिकुलर हाई कोर्ट उसे हम अपॉइंट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को हम तब कंसल्ट करेंगे जब जज ऑफ द हाई कोर्ट को हमने अपॉइंट करना है इस पोजीशन पे, क्योंकि ये दो क्वालिफिकेशंस हैं या तीन क्वालिफिकेशंस हैं। सिटिंग या रिटायर्ड जज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस हो सकते हैं हाई कोर्ट के, या नॉर्मल जज हो सकते हैं हाई कोर्ट के। क्वालिफिकेशन के हिसाब से कंसल्टेशन है। तो पंजाब में लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई रोल नहीं है, ये एक ड्रॉबैक भी है। तो सीएम है, स्पीकर है असेंबली के, और चीफ जस्टिस आ जाते हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि सीएम और स्पीकर रूलिंग पार्टी के होंगे तो कमेटी थोड़ी बायस है, इम्पार्शियल नहीं। पंजाब में उप लोकपाल का ऑफिस भी है, जो 2013
एक्ट के बाद वाली टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं इंडिया में, उस हिसाब से इस ऑफिस को उप लोकयुक्ता कहना चाहिए, या ये उप लोकयुक्ता वाला ऑफिस है हमारे सिलेबस के हिसाब से। लेकिन पंजाब में हम पुरानी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। इसे भी गवर्नर अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम, जो कंसल्ट करता है लोकपाल को। तो सीएम है चीफ मिनिस्टर और लोकपाल, इन दोनों की रिकमेंडेशन से उप लोकपाल की नियुक्ति होती है। और इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? सिटिंग या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज होने चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज होने चाहिए, या फिर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो एक ऑफिशियल को भी उप लोकपाल बनाया जा सकता है। जुडिशियल क्वालिफिकेशन उप लोकपाल के लिए कंपलसरी नहीं है। टेन्योर है 6 इयर्स। इसमें भी स्टेट टू स्टेट वेरिएशन है, तो पंजाब में तो 6 इयर्स है, पर बाकी स्टेट्स में कहीं 4 इयर्स है, कभी 5 इयर्स भी है। और कुछ इनएलिजिबिलिटी या बंदिशें हैं इस ऑफिस की, कि कोई भी जो उप लोकपाल या लोकपाल बन रहा है वो एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ ट्रस्ट या प्रॉफिट उसके पास नहीं होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड ना हो, और कोई बिजनेस है वो कैरी आउट ना करें, कोई प्रोफेशन जैसे डॉक्टर लॉयर वो अपना प्रोफेशन कैरी आउट ना करें जब एक बार वो लोकपाल या उप लोकपाल के ऑफिस में एंटर कर जाते हैं। और फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए ये इनएलिजिबल है अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये उनकी इंडिपेंडेंस के लिए प्रोविजन है कि जब वो काम कर रहे हैं तो किसी लालच में आके कि फ्यूचर में स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई काम मिल सकता है, उनके डिसीजंस इन्फ्लुएंस ना हो जाए। सैलरी और अलाउंसेस की बात करें तो लोकपाल की सैलरी और अलाउंसेस हैं इक्वल टू चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, तो ये भी फिक्स्ड है। और जो उप लोकपाल है उनकी सैलरी है इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज और सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो सैलरी एंड अलाउंसेस ये उप लोकपाल और लोकपाल दोनों की ही फिक्स्ड है, और वो हम वेरी नहीं करेंगे उनके टेन्योर में टू देयर डिसएडवांटेज। तो ये भी उनकी इंडिपेंडेंस के लिए एक प्रोविजन है। अभी हम रिमूवल की बात करते हैं, तो रिमूव करेंगे गवर्नर ही ऑन द एलिगेशन ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और रिमूवल के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए असेंबली में प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास होगा तब जाके रिमूवल होता है। ये काफी यूनिक फीचर है पंजाब के एक्ट का। और इंक्वायरी भी जो की जाएगी वो की जाएगी सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस या जज ऑफ द हाई कोर्ट द्वारा। तो एक अच्छा खासा जुडिशियल एक्सपीरियंस के साथ जो बंदा है वो ही इंक्वायरी करेगा। कोई नॉर्मल बंदा इंक्वायरी नहीं करेगा। जो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी की इंक्वायरी होगी फॉर द रिमूवल ऑफ लोकपाल और उप लोकपाल। आगे पावर्स और फंक्शंस की बात करते हैं। ये सेम है सभी स्टेट्स के लिए, तो सिमिलर है, ज्यादातर स्टेट में यही पावर्स एंड फंक्शंस है। एक तो वो कोई भी ऑफिसर हो, एम्प्लॉय या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, चाहे यूनियन गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट की, उनकी सर्विस ले सकते हैं इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। हाँ, ये कंडीशन जरूर है विद कंकरेंस ऑफ दैट गवर्नमेंट। अगर सेंटर की सीबीआई की हेल्प लेनी है तो लोकपाल को सेंट्रल गवर्नमेंट का कंकरेंस लेना पड़ेगा, उनकी हाँ होनी चाहिए। कोई भी एलिगेशन ऑफ मिसकंडक्ट है अगेंस्ट पब्लिक मैन, जो पब्लिक मैन हमने डिफाइन किए हैं इंक्लूडिंग सीएम, कोई भी एलिगेशन है उनको इंक्वायर कर सकते हैं, एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी कंप्लेनेंट है या कोई और पार्टी है उसे कंपनसेशन या रिवॉर्ड भी दे सकते हैं जो उनको पेएबल हो, अगर उनका कोई नुकसान हुआ है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। एडिशनल फंक्शंस उन्हें दिए जा सकते हैं, गवर्नर दे सकते हैं इन कंसल्टेशन विद चीफ मिनिस्टर। और जो कंप्लेंट कैन बी डिसमिस आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस, तो जो कंप्लेंट है उसे डिसमिस भी किया जा सकता है कि ये कंप्लेंट वर्दी नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये हो गए उनके पावर्स एंड फंक्शंस। अभी इंक्वायरी की बात करते हैं, तो इंक्वायरी एक बार ये डिसाइड हो जाता है कि ये एलिगेशन सीरियस है, इस पे इंक्वायरी होगी, उसके बाद क्या होता है? फॉरवर्ड की जाती है कॉपी ऑफ द कंप्लेंट टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब गवर्नर को इंक्वायरी की कॉपी जाएगी। ऑर्डर दिए जाते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स उस एलिगेशन के रिलेटेड हैं उनकी सेफ कस्टडी की जाए। उसके बाद वो जो कॉपी है कंप्लेंट की वो पब्लिक मैन के पास भी जाती है जिसके अगेंस्ट जो है एलिगेशन लगा है, और उसे अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपना रिप्रेजेंट करे केस, कि हाँ वो निर्दोष है। उनके पास पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट हैं जब वो इंक्वायरी कर रहे हैं।
जो भी रिपोर्ट होगी ऑफ द कंप्लेंट जब इंक्वायरी हो जाती है, तो वो जाएगी टुवर्ड्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब गवर्नर को रिपोर्ट जाएगी, कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेंट किया उसके पास रिपोर्ट जाएगी, और जो पब्लिक मैन है जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है कि उसने मिस एडमिनिस्ट्रेशन किया है या हरासमेंट किया है, करप्शन किया है, मिसकंडक्ट किया है, उसके पास भी ये रिपोर्ट जाएगी। तो तीनों के पास ये रिपोर्ट जाती है। उसके आगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल एग्जामिन द रिपोर्ट, जो गवर्नर है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो रिपोर्ट को एग्जामिन करते हैं और लोकपाल या उप लोकपाल को 3 महीने के अंदर अंदर बताते हैं कि ये एक्शन लिया गया है या ये एक्शन लिया जाएगा फ्यूचर में इस रिपोर्ट पर। तो ये भी एक जवाबदेही है कि गवर्नर जब रिपोर्ट का एक कम्युनिकेशन करता है कि हम ये एक्शन लेंगे या हमने ये एक्शन ले लिया है, तो वो सरकार की ओर से बात कर रहा है, सरकार ने क्या एक्शन लिया है। उसके बाद अगर लोकपाल उप लोकपाल फिर भी सेटिस्फाई नहीं है, तो वो स्पेशल रिपोर्ट भेजेंगे गवर्नर को फॉर रिव्यू ऑफ द डिसीजन। तो डिसीजन रिव्यू कर लें कि हाँ आपने जो एक्शन लिया है शायद वो ठीक ना लगे लोकपाल या उप लोकपाल को, उसके लिए रिपोर्ट जा सकती है। और जो भी एनुअल रिपोर्ट होती है लोकपाल एंड उप लोकपाल की, वो गवर्नर के पास जाती है, और ये इंश्योर किया जाता है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर के आगे रखी जाए विद इन 90 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट। तो 90 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट स्टेट लेजिस्लेचर के पास होना जरूरी है। इसमें हम वो टाइम पीरियड इंक्लूड नहीं करते जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, तो जब उनकी छुट्टी है वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड करके विद इन 90 डेज हमने ये रिपोर्ट रखनी है। और अगर कोई इंसल्ट करता है, इंटरप्ट करता है उनके काम को, डिसरिप्यूट करता है इंस्टीट्यूशन को, तो एक तरीके से कंटेम्प्ट पावर है। ये भी किया जा सकता है कि जो भी ये काम कर रहा है उनकी इंक्वायरी में विघन डाल रहा है, इंटरप्शन कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है उनको, उसको 1 महीने की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या 2,000 रुपए तक का फाइन, या दोनों। जो सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन्स हैं फंक्शनरीज की, जितने भी हैं लोकपाल ऑफिस के अंदर, वो चार्ज किए जाते हैं ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। तो वोटेड नहीं होता, चार्ज किए जाते हैं। मतलब डिस्कशन तो होती है असेंबली में, पर उस पे डिमांड फॉर ग्रांट्स पे वोटिंग नहीं होती, ये पैसा सीधा जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है पंजाब लोकपाल एक्ट का। उसके बाद सीक्रेसी प्रोविजंस है। जो भी इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं ये अपनी मर्जी से पब्लिक को डिस्क्लोज करेंगे इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कोई भी इंफॉर्मेशन इनसे ये इंक्वायरी के बारे में मांग सकते हैं या वो पब्लिक करनी पड़ेगी। इसके बाद हम लिमिटेशंस की बात करते हैं, इनकी ज्यूरिस्डिक्शन पे क्या लिमिटेशन है। एक तो जो कंप्लेंट है वो पब्लिक सर्वेंट फाइल नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि एक पब्लिक सर्वेंट है वो दूसरे पब्लिक सर्वेंट पे एलिगेशन लगा दे, तो ये एक लिमिटेशन है। दूसरा, इंक्वायरी करनी पड़ती है विद इन 5 years ऑफ अकरेंस ऑफ द मिसकंडक्ट। अगर कोई एलिगेशन लगा है 2016 में कुछ हुआ है, 2022 में केस लेके जाएगा कोई लोकपाल के पास, वो केस जो है नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इंक्वायरी विद इन 5 years करनी है। और एलिगेशन प्रूव करने का ओनस होता है कंप्लेनेंट पे, उसे साबित करना पड़ेगा कि वो जो एलिगेशन लगा रहा है वो ठीक है। सो मोटो पावर इसके पास नहीं है जो पंजाब का लोकपाल है उप लोकपाल है, जिससे हमारा मतलब है लोकयुक्ता एट द स्टेट लेवल। और ये 3 लिमिटेशन या जो ज्यूरिस्डिक्शन पे है, उसके अलावा एक पॉइंट और है। अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट कर रहा है विलफुली या मलिशियसली, उसका कोई अल्टीरियर मोटिव है, तो 1 साल के लिए उसे इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है या 5,000 रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है। तो उसे भी पनिश किया जा सकता है अगर कंप्लेंट कोई जानबूझकर झूठी कंप्लेंट कर रहा है अपने कोई मोटिव के लिए। तो ये एक प्रोविजन है। आगे क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। ये क्रिटिसिज्म जर्नल प्रोविजंस के लिए है, जो जर्नली हर स्टेट लोकयुक्ता के पास होते हैं। तो ये पंजाब स्पेसिफिक नहीं है, हमने पंजाब स्पेसिफिक एक्ट को डिस्कस किया है। आगे जो जर्नली लोकयुक्ता की फंक्शनिंग है उसका क्रिटिसिज्म है कि सो मोटो पावर बहुत सारे लोकयुक्ता के पास नहीं है। पनिशमेंट है फॉर फॉल्स एंड फ्रिवलेस कंप्लेंट्स। अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है उसके खिलाफ ही पनिशमेंट है, कि अगर उसने जो कंप्लेंट की है वो विलफुली या मलिशियसली कुछ अल्टीरियर मोटिव से की है, तो ये अच्छी खबर नहीं है हमारे लिए। इससे क्या है, जो कंप्लेनेंट है वो डरेगा कि मेरे ऊपर ही कोई एलिगेशन या पनिशमेंट ना आ जाए।
लिमिटेशन पीरियड होता है, तो पंजाब में 5 ईयर्स है, कई जगह 7 ईयर्स है कि उसके बाद आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। अपॉइंटमेंट को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि गवर्नमेंट डोमिनेट रहती है, सीएम है, स्पीकर है असेंबली का, तो वहां पे इम्पार्शियलिटी नहीं एग्जिस्ट करेगी। अगर इम्पार्शियलिटी एग्जिस्ट करवानी है इस बॉडी में, तो अपॉइंटमेंट कैसे होना चाहिए कि एक बंदा गवर्नमेंट का है, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस, तो वो यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करनी पड़ेगी। फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं है कोई इनके पास, स्टेट की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ही इंक्वायरी कंडक्ट करवाती हैं, तो यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि स्टेट की ही एजेंसी स्टेट के ऑफिसर के अगेंस्ट इंक्वायरी कैसे कंडक्ट कर सकती है इम्पार्शियली। रिकमेंडेशंस एडवाइजरी हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि बाइंडिंग नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट पीपल आर अनअवेयर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि पंजाब में लोकपाल है या लोकयुक्ता नाम की एक बॉडी पंजाब लेवल पे या सभी स्टेट लेवल पे सेटअप होगी। तो ये जो बॉडी है पूरी इंडिया में लोकयुक्ता इतनी ज्यादा फेमस नहीं है। लोकपाल भी सेंट्रल लेवल पे अगर बात करें, लोग अवेयर ही नहीं है कि इनके पास भी हम कंप्लेंट कर सकते हैं। आगे कर्नाटका की एग्जांपल लेते हैं। कर्नाटका में एक लोकयुक्ता हुए हैं संतोष हेगड़े, तो इन्होंने इनलीगल माइनिंग पे काम किया था, उनकी इंक्वायरी की थी। इंक्वायरी में इन्होंने सीएम थे तब के बीएस येदुरप्पा और उनके कैबिनेट कलीग से रेड्डी ब्रदर्स, बिरी श्रीरामलू, वी सोमाना, इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि इलीगल माइनिंग के एलिगेशन में सीएम को रिजाइन देना पड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि लोकयुक्ता अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करते, कई जगह पे लोकयुक्ता ने बहुत अच्छा काम किया है और एलिगेशन फोर फ्रंट पे लेके आए हैं। अभी जो भी इनका क्रिटिसिज्म है जो लोकयुक्ता की फंक्शनिंग है ऑल ओवर इंडिया, उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस हैं। वो हमें सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने दिए हैं जो 2005 के आसपास सेट हुआ था, और उन्होंने टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स दी हैं, अगले 3-4 साल में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कराई थी अलग अलग मुद्दों पे। तो इनकी जो कमीशन की रिपोर्ट है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं जिससे कि लोकयुक्ता का ऑफिस अच्छा हो सकता है। पहला तो वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में है या इलेक्शन कमीशन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, तो ये बॉडी भी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी है। जो सीएम है वो अंडर लोकपाल होने चाहिए राष्ट्रीय लोकयुक्ता, क्योंकि स्टेट लेवल पे कई बार सीएम को बाहर रखा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि स्टेट लेवल पे सीएम की कोई क्वेश्चनिंग ना करे, नेशनल लेवल अगर बॉडी है कोई वो क्वेश्चन करती है वो डिफरेंट बात है। तो ये उनकी एक रिकमेंडेशन थी। ये रिकमेंडेशन स्टेट लोकयुक्ता के डायरेक्टली ज्यादा रिलेटेड नहीं है, बस ये है कि लोकयुक्ता स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी का मेंबर होना चाहिए। तो ये सारी रिकमेंडेशन थी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की। उसके बाद हम वीडियो को अगर सम अप करें, तो हमने अम्बुड्समैन को डिस्कस किया। अम्बुड्समैन ही एक सिस्टम है, इंस्टीट्यूशन है जिसका वेरिएशन है लोकयुक्ता जो इंडिया में है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि पंजाब में हम लोकपाल टर्म यूज कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं, वो भी हमारी टर्मिनोलॉजी इसलिए है क्योंकि फर्स्ट एआरसी में लोकपाल और लोकयुक्ता यूज हुआ था स्टेट और सेंट्रल लेवल दोनों के लिए। उसके बाद हमने वेरिएशंस भी डिस्कस किए कि पंजाब का भी एक्ट है और वेरिएशन स्टेट टू स्टेट है, तो ये कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि हर स्टेट में ऐसा ही स्ट्रक्चर हो। 2013 का एक्ट है लोकपाल और लोकयुक्ता एक्ट, उसमें बस ये कहा गया कि लोकयुक्ता होगा, स्टेट एस्टेब्लिश करेंगे और उसके पावर फंक्शन डिसाइड करेंगे, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। लोकपाल उस एक्ट में अच्छे तरीके से दिया गया है, उसके सारे पावर्स फंक्शंस डिस्कस किए गए हैं, तो लोकपाल तो सेंट्रल लेवल पे जो भी है वो एक्ट में एज इट इज दिया हुआ है। लोकयुक्ता की डिस्क्रिशन की वजह से फ्यूचर में भी स्टेट टू स्टेट वेरिएशंस होंगे, लेकिन सेकेंड एआरसी की जो रिकमेंडेशंस है वो इम्पोर्टेंट है। वो हमारे लिए गाइडलाइंस है कि फ्यूचर में अगर स्टेट्स लोकयुक्ता अपॉइंट करती हैं तो वो किस तरीके का होना चाहिए, क्या उसके स्ट्रक्चर्स और पावर्स और फंक्शंस होने चाहिए।